खास प्रोग्राम है और आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में जाति का रोल हमेशा से ही अहम रहा है। यहाँ अलग अलग अंचलों में जातियां अपना अलग अलग वजूद रखती हैं। 25 लोकसभा सीटों का गणित भी कमोबेश ऐसा ही है। यहाँ जातीय राजनीति के अनुसार टिकट का वितरण होता है। आरक्षित सीट है तो वहां उपजातियों के जरिए जातीय सियासत को साधने की परंपरा है और इस पर आज हम देखते हैं। चर्चा करने से पहले एक विशेष रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति में जाति का रोल हमेशा से ही अहम रहा है। यहाँ अलग अलग अंचलों में जातियां अपना अपना अलग वजूद रखती हैं। 25 लोकसभा सीटों का गणित भी कमोबेश ऐसा ही है, जहाँ जाति राजनीति के अनुसार टिकट वितरण होता आया है। आरक्षित सीटें हैं तो वहाँ उपजातियों के जरिए जाति सियासत को साधने की परंपरा सी रही है। परिसीमन से पहले तक जाट, मीणा, आदिवासी, दलित, मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के साथ माना जाता था। वहीं बीजेपी के साथ सामान्य गुर्जर, माली, कुम्हार, प्रजापत, कल्बी वोटों का साथ माना जाता रहा। राजपूतों को तो बीजेपी की बैकबोन तक कहा गया। मौजूदा दौर में सियासी जाति गणित बदली है। कोई भी एक जाति किसी एक पार्टी के साथ होने का दावा नहीं कर सकती। बीते विधानसभा चुनाव को हमने देखा। पूर्वी राजस्थान में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहने वाली गुर्जर और मीणा जातियों ने एक होकर वोट डाला। इसका लाभ कांग्रेस को मिला। ऐसे ही एक दौर रहा जब नाथूराम मिर्धा ने कल्याण सिंह कल्वी के पक्ष में प्रचार कर जाट राजपूत विरोधी ध्रुवों को एक कर दिया था। हालांकि ऐसा यदाकदा ही होता है। 25 सीटों पर सियासत में क्या जाति प्रभाव टिकट चयन के मद्देनजर देखा जा रहा है। वर्तमान में 25 सीटों का ताजा हाल देखें तो जाट और राजपूत सर्वाधिक सांसद हैं, या यूं कहें कि राजस्थान की प्रधान जातियों के तौर पर इन्हें ही माना जाता रहा। राजपूत वो जिन्होंने राजपूताना की धरती पर राज किया, या कहें राजे रजवाड़ों से निकलकर सियासी रास्ता अपनाया और स्वजाति को उस पर चलने को प्रेरित किया। जाट वो जो किसान राजनीति से निकले, पहले तो किसान नेता कहलाए, बाद में आगे चलकर जाट नेताओं के तौर पर इनकी ख्याति होने लगी। मौजूदा दौर में दोनों ही जातियां दो ध्रुवों के समान एक दूसरे के खिलाफ चुनावी समय में खड़ी रहती हैं। करीब 20 साल पहले तक बिना जाति को प्राथमिकता दिए टिकट दिए जाते थे। तब योग्यता ही पैमाना होता था। आज जाति विशेष हो गई है। यही सियासी आबो हवा को प्रभावित करती है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है और इस चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनने की तैयारियों में जोर शोर से लगी हैं। लेकिन अब की बार उम्मीदवार तैयार कर पाना शायद ही किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब की बार कहीं जातिगत मुद्दे आगे होंगे तो कहीं कद के अनुरूप उम्मीदवार टिकटों के बंटवारे को प्रभावित करेंगे। बीजेपी ने पहले लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करके सभी को चौंका दिया था और इस बार भी वो उसी करिश्मे को दोबारा दोहराना चाहेगी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि बीजेपी का टिकट वितरण किन किन बिंदुओं को नजर में रखकर किया जाएगा। जातिगत समीकरण हावी होंगे या योग्य उम्मीदवार और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखा जाएगा। यह सब तो देखने वाली बात होगी। आज की इसी चर्चा पर हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अतुल एहसास और मनीष दादीज। अतुल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। और हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनावों में जो जाति की प्रमुखता होती है और जातिगत आधार पर जो टिकट वितरण होते हैं, तो कहीं उसमें योग्य और क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वो जो उम्मीदवार उठाते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी अतुल जी। देखिए उमंग, दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होती है जब टिकट वितरण होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्या जातिगत समीकरण बैठ रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, जाति में उस व्यक्ति का प्रभुत्व कितना है। तीसरा, यह ध्यान में रखना होता है कि क्या जाति के प्रभुत्व के साथ साथ ये व्यक्ति बाकी जातियों पर भी कहीं इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। ये बहुत सारी चीजें होती है जब टिकट वितरण होता है। टिकट वितरण में जब जातिगत समीकरण देखे जाते हैं,
जिस तरीके से आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया कि गुजर बाहुल्य क्षेत्र, जाट बाहुल्य क्षेत्र, मीणा बाहुल्य क्षेत्र, ये सब चीजें है जरूर। राजस्थान में जिस तरीके से जातिगत मुद्दों पे बात होती रही है, जातिगत मुद्दों पे लोगों को टिकट मिलते रहे हैं, चाहे दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये हरदम किसी न किसी जातिगत मुद्दों पर ही टिकट बांटती रही है। और एक अलग क्षेत्र है, जातिगत मुद्दों को लेकर एक अलग क्षेत्र है। अब जैसे जयपुर की सीट की बात कर लें, अगर हम जयपुर सीट पे हरदम ब्राह्मण बाहुल्य को ही टिकट मिलता रहा, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए या एक ऐसा चेहरा। परंतु आपको एक चीज और बता दूं, ब्राह्मण बाहुल्य होने के साथ साथ भी यहाँ पर बाकी जातियों को, जिस तरीके से जो और जातियां हैं, राजपूत भी यहाँ पर हैं, तो मुस्लिम भी यहाँ पर हैं, तो बाकी लोग भी हैं, उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि ये व्यक्ति उन तक भी पकड़ बना के रख सकता है या नहीं रख सकता है। लेकिन अतुल जी, अगर हम बात करें जातिगत आधार पे चुनने की उम्मीदवार को, तो ये कहीं एक गलत परिपाटी तो शुरू नहीं हो गई? क्योंकि अगर हम पुराने समय की बात करें तो वहां पर जो उम्मीदवार योग्य होता था उसको टिकट दिया जाता था, या जो उस क्षेत्र की समस्याओं को समझता था उसको टिकट दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं जातियां लोकतंत्र पे हावी होती दिख रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात है, एक कहावत है पुरानी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, और चुनाव भी आजकल जंग के माफिर हो गए हैं। और जिस तरीके से जंग में सब कुछ जायज है, उसी तरीके से चुनाव में सब कुछ जायज है। अब एक बात यह है कि जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि पहले जातियों का समीकरण नहीं हुआ करता था, पहले जातियों को नहीं देखा करते थे, परंतु आप चले जाइए ना, पीछे सब चले जाइए, आपको नाथूराम मिर्धा का एक ऐसा केस मिलेगा जिसमें नाथूराम मिर्धा ने बहुत लंबे समय तक काबिज रहे अपनी सीट पर। चाहे मानवंदर सिंह के पिताजी को देख लीजिए, जसवंत सिंह जी को, जो कि बहुत लंबे समय तक काबिज रहे। तो ऐसा नहीं है कि जातिगत मुद्दे पहले नहीं थे, परंतु पहले जातिगत मुद्दों से पर्सनल व्यक्ति का खुद का ऑरा बहुत बड़ा होता था। जातियां पहले, बाद में वहां पर जातिगत मुद्दे छुप जाया करते थे, परंतु पर्सनल जो ऑरा होता था कैंडिडेट का, वो बहुत बड़ा हुआ करता था। वही बात हम कर रहे हैं अतुल जी की, जिस प्रकार से पहले के अगर हम बात करें, अगर हम पुराने लीडर्स की बात करें, भले वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या भैरव सिंह शेखावत जी हो या कांग्रेस की इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, पहले उसकी योग्यता देखी जाती थी और उसका जनता में कितना जुड़ाव है, वो भले किसी भी जाति की जनता हो, आम जनता में उसका कितना जुड़ाव है, उस आधार पे टिकट दिए जाते थे। लेकिन जिस प्रकार से जातियां हावी होती जा रही हैं लोकतंत्र पे, आज भले ही वो राजपूत हो, जाट हो, गुर्जर हो, मुसलमान हो या कोई भी कम्युनिटी हो, वो बिल्कुल खुले में आके कहती हैं कि हमारे उम्मीदवार को आप टिकट दो, तभी हम आपको जिताएंगे। ये जो ब्लैकमेलिंग जो शुरू हो गई है लोकतंत्र में, ब्लैकमेलिंग, ये कहां तक उचित है जातियों के आधार पे? देखिए, ब्लैकमेलिंग की बात जहां तक करें, ये अलग तरीके की बात है। ये एक अपने प्रभुत्व की लड़ाई है जी। अब आप जिस तरीके से देखते हैं कि हर साल हर बार बैसला अपने तरीके से गुजरों को इकट्ठा करते हैं और आरक्षण की मांग करते हैं, और सरकारें उसके आगे झुकती है, उनकी बात मानती है, फिर कहीं बिल पेश करती है, बहुत सारी बातें होती है। तो ये भी तो सब चुनाव को लेकर ही एक स्टंटबाजी है, चुनाव के साथ ही उनको जोड़ने की जी। बात अतुल जी, है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पे ओंकार सिंह लाखावत जी जुड़ गए हैं, जो बीजेपी से हैं। ओंकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। ओंकार जी, हम चर्चा कर रहे हैं चुनावों में जिस तरीके से जातियां हावी हो रही हैं, जातिगत आधार पे टिकटों का बंटवारा तक होने लग गया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सही परिपाटी की ओर हम बढ़ रहे हैं, या लोकतंत्र के लिए ये एक खतरनाक एक स्थिति है कि जातियां हावी हो रही हैं लोकतंत्र पे? मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के अंदर समाज और प्रत्येक समाज की भागीदारी होनी चाहिए, तभी तो लोकतंत्र है जी। प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र कोई एक परिवार से 4 पीढ़ी से लोग आते जाएं, वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सामाजिक सरोकार होता है, उनका विकास की भी बात होती है, वो लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी भागीदारी भी होती है, और लोक कल्याण में भी उनकी भागीदारी होती है। इसलिए जाति और बिरादरी को अभिशाप मत मानिए, ये आदि अनादि काल से भारतीय व्यवस्था रही है, समाज का एक बंधन है, समाज अच्छे काम करते हैं, समाज ने लोक कल्याण के बहुत काम किए हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई जाति जो है वो, और इसलिए वोट, इसलिए टिकट देते समय जो समाज के अनुसार, पार्टी के हिसाब से और जनमानस के अंदर जो भी कार्यकर्ता होता है उसको टिकट देने का काम करते हैं जी। तो लेकिन ओंकार जी, जिस प्रकार से हमने देखा विधानसभा चुनावों में, हम कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, जब
मुख्यमंत्री की चुनने की प्रक्रिया जारी थी, तो उस समय जब काफी गुर्जरों ने बहुत हंगामा किया था, उन्होंने हुड़दंग किया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। साहब, आप कांग्रेस का इतिहास कहाँ छानोगे साहब जी। आपने देश का बंटवारा करा दिया, देश में आपातकाल लाकर हिंदुस्तान के लोगों को जेल में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके सीजे बना दिया, उन्होंने सब मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए, सेंसरशिप अखबारों पर लगा दी। किस कांग्रेस की बात करते हैं साहब? एक परिवार की चलने वाली पार्टी है। और अभी आज पूछ लीजिए कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो पता है हमको कि राहुल गांधी होगा या प्रियंका गांधी होगी। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, या 12-15 अध्यक्ष हो गए अब तक। इसलिए कांग्रेस से कोई तुलना मत करिए। कांग्रेस एक घरेलू पार्टी है, ये और वो निर्णय करती रहती है जी, बिल्कुल सूट करता है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष भी जुड़े हैं। मनीष, जिस प्रकार से देखा गया है कि बीजेपी के लिए राजस्थान में राजपूतों का एक निश्चित वोट माना जाता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में ये वोट बैंक भी कुछ खिसकता हुआ सा नजर आया। तो आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनावों में क्या हाल रहेंगे राजपूतों के वोटों की? जी उमंग, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका जो वोट बैंक है वो राजपूत समाज है, वैश्य हैं और ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग तीनों ये जो जातियां हैं, ये एकजुट होकर के एक मुश्त जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करती हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं अभी हालिया में, तो इस दौरान जिस तरीके से राजपूत भारतीय जनता पार्टी से बिदके थे, तो वो बिदकना नहीं था। दरअसल कुछ ऐसी स्थितियां सामने, हालात पैदा हो गए थे जिनके चलते उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी, वो चाहे किसी फिल्म को लेकर के हो या इतिहास से छेड़छाड़ का मामला हो। तो कहीं ना कहीं पर समाजों की अपनी एक मान्यता रहती है कि इतिहास से छेड़छाड़ ना हो, हमारे समाज को एकदम गौरवान्वित उसको रखते हुए दिखाया जाए। तो निश्चित रूप से कुछ मांगे उठी थी इनकी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास था कि जो राजपूत है वो हमारा वोट बैंक है और इसको नहीं बिदकने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाकर के बीजेपी भी यहाँ पर, जब उस समय पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो उन्होंने भी राजपूता का सहयोग किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि एक इतिहास को लेकर के और अपने इतिहास को गौरवान्वित रखने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ब्राह्मण, राजपूत हैं, वैश्य हैं, ये लगातार बीजेपी का एक वोट बैंक बना हुआ है और इससे बिदका हुआ नहीं है। इनका वोट बैंक एक मुश्त यहीं पर जाता है। और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का भी अपना एक वोट बैंक है। निश्चित रूप से आज की जो राजनीति है वो जातिगत है, लेकिन जाति भी इसलिए देखा जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं पर वहां से उस उम्मीदवार को जिताऊ होना बेहद जरूरी है। जिताऊ उम्मीदवार ही देखा जाता है। कई दफा ऐसा आपको देखने का मिलेगा कि जहां से हम बात करें कि मालवीय नगर की सीट थी विधानसभा चुनाव में, तो वहां से देखा गया कि अर्चना शर्मा है, वहां से वैश्यों को और जो ब्राह्मण चेहरा है उसके नाते ब्राह्मण वोट बैंक भी उधर आएंगे। लेकिन आप देखेंगे कालीचरण सराफ के सामने उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। और इससे पहले भी जब अर्चना शर्मा को चुनाव में खड़ा किया था तब भी उनको हार झेलनी पड़ी थी। तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, लेकिन वोट बैंक इतना ज्यादा समझदार है वोटर्स भी कि वो उम्मीदवार को भी देखता है और साथ ही साथ जाति का भी एक बैलेंस रख के चलता है। उमंग जी बिल्कुल अतुल जी, जिस प्रकार से हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा, जो धुर विरोधी जो जातियों की अगर हम बात करें, गुर्जर और मीना, वो अलग अलग करती थी, उसी प्रकार से जाट और राजपूत भी अपना एक वर्चस्व रखती हैं राजस्थान में। क्योंकि राजपूत तो वो हुए जिन्होंने राज करा, और जाट नेता किसान जो थे वो एक जाट नेता के रूप में निकले हैं काफी तरीके से। तो जिस प्रकार से हम पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो गुर्जर और मीना जो अलग अलग पार्टियों को वोट देती थी वो भी एक मंच पे आ गई। वहीं जाट और राजपूत जातियों की अगर बात करें तो वो अलग अलग है, अभी भी अलग अलग है। लेकिन लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में सभी प्रकार के मुद्दे उठाए और किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था, इस प्रकार से जाटों का उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और गुर्जरों का भी उन्हें सपोर्ट मिला। तो लोकसभा चुनावों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें तो आज भी पूरा का पूरा बीजेपी का एक धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही है। तो लोकसभा चुनावों में क्या कुछ रणनीति रह सकती है भाजपा की? ये सवाल अगर लखावत साहब से पूछा जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जी ओंकार जी, आपका क्या कहना है इस सवाल पे? जी ओंकार जी, लगता है किसी तकनीकी खामी से ओंकार जी का हमारे साथ कनेक्शन कट गया है। अतुल जी, चले, मैं जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि किसानों की बात कर रही हैं, दोनों पार्टियां किसानों की बात कर रही है, उसमें
किसान एक जातिगत उससे नहीं बंधा हुआ है। किसान सब जाति के लोग हैं जो किसान की भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो गुर्जर है, चाहे जाट हैं, चाहे मीणा भी, बहुत सारे मीणा भी हैं जो किसान की भूमिका निभा रहे हैं। बात किसानों की नहीं है, बात किसान के दर्द की है, बात किसान के दर्द की उस पीड़ा की है जो कि आज की तारीख में दोनों पार्टियां उसे भुना रही है। बात अब मैं आपको बता दूं कि किसान की कर्ज माफी की बात कह लें या किसान को जिस तरीके से मूल्य की बात कह लें, ये सारी बातें जो हो रही है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में तब्दील हो गई है। केंद्र सरकार अपने तरीके से अपना बिगुल बजा रही है किसान को लेकर, तो यहाँ की राज्य सरकार अपने तरीके से बिगुल बजा रही है। यहाँ मोदी जी आते हैं, चूरू की सभा करते हैं किसानों को रिझाने के लिए और सारी बात करने के लिए कि हमें राज्य सरकार ने लिस्ट नहीं भेजी और हम आप लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा पाए। ऊंट के मुंह में जीरा की बात है। 500 रुपए आप दे रहे हो किसान को या 3000 रुपए जिस तरीके से आप दे रहे हो, आपने कहा कि पूरा 3000 रुपया जिसमें से 500 रुपया महीना, मेरे ख्याल से मनीष 500 रुपया महीना होता है शायद वो, जी निश्चित रूप से, है ना, 500 रुपया महीना होता है, वो 500 रुपया महीना दिया जाता है। अब आप एक चीज बताइए, किस तरीके की रणनीति है, किस तरीके की राजनीति है जहां पर किसानों को रिझाने का एक अलग तरीका है। अब यही एक बात है कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो सारी चीजों को अगर जिस तरीके से एक जगह लेकर आया जाए तो हमको ये लगेगा कि नहीं, ये राजनीति है। राजनीति में जिस तरीके से जातियां, जिस तरीके से वर्ग, जिस तरीके से समावेश हैं, वो सारी की सारी, जैसे लखावत साहब ने कहा कि आप अलग नहीं कर सकते, समाज से अलग नहीं कर सकते, जातिगत मुद्दों को अलग नहीं कर सकते, वर्ग विशेष को आप अलग नहीं कर सकते, वो राजनीति में जायज है वो सब। जी बिल्कुल ओंकार जी, हम आपसे हमारा ये सवाल है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं विधानसभा चुनावों के बाद में जब केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को केंद्र में बुलाया, उनको लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब की बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे केंद्र की ओर ही रुख करेंगे और हो सकता है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे जाए। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगी, और हम देख भी रहे हैं कई दिनों से कि भाजपा का एक धड़ा अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही है। तो लोकसभा चुनावों में किस चेहरे को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है ही, लेकिन किसके नेतृत्व में राजस्थान में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी संपूर्ण राजस्थान के नेता है, जन जन के नेता है, गांव की, ढाणी की, डगर की, नगर की नेता है। उन्होंने विकास के नए आयाम खड़े किए हैं। ये लोकतांत्रिक पार्टी है। पहले वसुंधरा जी यहाँ पर काम देखती थी, आजकल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का काम है, पर ये थोड़ी कहा कि हम राजस्थान में काम नहीं करेंगे। और राजस्थान उनसे अभिन्न अंग है, उनसे जुड़ा हुआ है। राजस्थान की जनता की अपेक्षाएं रहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी सैनी हैं, वो हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे संगठन महामंत्री हैं। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और इसलिए वसुंधरा जी अन्य राज्यों में भी जाएंगी, पर राजस्थान के अंदर उनके चप्पे चप्पे पे डिमांड है तो यहाँ भी आएंगी। और इसलिए इसमें कहीं अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये कहीं न कहीं कोई जब खबर नहीं होती ना तो इस तरह की जी लेकिन ओंकार जी एक सवाल और ये है कि इस बार लोकसभा चुनावों में जब जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों में देखा गया कि किसानों की कर्ज माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी भाजपा की हार का, और कांग्रेस ने इस मुद्दे को काफी भुनाया और अभी तक भुनाती आ रही है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद में अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव सिर्फ दो ही मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं, एक तो किसानों के और जवानों के। जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, वो इस लोकसभा चुनाव में जी हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए लोक कल्याण के काम है, अभूतपूर्व काम है, अद्वितीय काम है। आज से पहले वो ऐसे काम नहीं हुए थे। जन जन को सीधा लाभ पहुंचाने के काम किए गए। किसान वर्ग अन्नदाता है, किसान वर्ग की कभी उपेक्षा किसी ने नहीं की, और इसलिए किसान वर्ग के मुद्दों को एड्रेस करना और उनका सफलता के नाते जो कुछ सरकार कर सकती है, ये सरकार का दायित्व तो बनता है। तो आज अगर किसान हमारा समृद्ध नहीं होगा, किसान की अगर से दुगुनी उसकी कीमत उसके अनाज के उपकरण है, और इसलिए उसका सपोर्ट प्राइस घोषित करने का काम, चाहे उसकी भूमि के बारे में हो, किसान क्रेडिट की ऊपर लोन की बात हो, 6000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में जमा करने की बात हो, ये लोक कल्याण का काम है। इसमें आप वोट के नाते मत देखिएगा, ये वोट का काम नहीं है। वो भी इस देश के अभिन्न अंग है। किसान के बिना हम क्या रह सकते हैं? आप मुझे बताइए। आपको मालूम है कांग्रेस के जमाने में अमेरिका से गेहूं लाके बेचा खाया करते थे, या उधार का लाकर सड़ा हुआ गेहूं उतरता था जहाज से और वो हमारे यहाँ बांटा जाता था। और आज हमारे यहाँ इतना उत्पादन है कि हमारे पास सरप्लस है अनाज, ये किसान की बदौलत है।
और इसलिए किसान हमारा सर्वोपरि है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा किसान जो एक समृद्धि के साथ में जो खेती करता है, ये बात सही है कि उसको उतनी लागत मूल्य नहीं मिलता। इसलिए पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने सपोर्ट प्राइस की बात हो, चाहे किसान में खाते में जमा कराने की बात हो, चाहे उसको किसान क्रेडिट कार्ड पे कुछ कम ब्याज के ऊपर उसको ऋण देने की बात हो, और चाहे कृषि उपज मंडी को विकसित करने की बात हो, ये सारे काम एक लोक कल्याण के नाते लोक कल्याणकारी सरकार करती है। जी। और किसान सब जाति बिरादरी के हैं, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहे। और मैं आपको और बताता हूँ, ये कोई हमारे इंदिरा गांधी जी की तरह जो मेहरौली का फार्म नहीं है सबका। हमारे यहाँ किसान है, मेहनत करता है 24 घंटे। जिन्होंने कभी खेत नहीं देखा, जो मूंगफली के पौधे के अंदर और अपने मूंग के पौधे में अंतर नहीं समझते, वो भी अपने आप को किसान लिखाते हैं अपने खेत के अंदर। तो ये गड़बड़ है उन लोगों के जिन्होंने खेत देखा नहीं है। जी बिल्कुल जी की मदद। जी ओंकार जी, मैं यहाँ आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। जी अतुल जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं लखाव साहब से एक सवाल हमारे जहन में चल रहा है और जिस चर्चा को हमने आज रखा था खासकर, लखाव साहब, इस बार जितने भी टिकट बांटे जाएंगे या उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उसमें खासकर क्या ध्यान रखा जाएगा? ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जाएगा जिसको आम वहां के क्षेत्र की जनता की जनमानस में अच्छी छवि हो। हमारा प्रत्याशी ऐसा होगा जो जन कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ हो। हमारा प्रत्याशी वो होगा जो पार्टी की विचारधारा के साथ जीता हो, काम करता हो, सबको साथ लेके चलने की क्षमता हो, और कुल मिलाकर के जन विश्वास को अर्जित कर सके। ये सारे जीताऊ भी, टिकाऊ भी, पार्टी के विचार से अपलात भी, जनता के साथ जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति होगा, उसको टिकट देंगे। जी ओंकार जी, तो इस बार जिस प्रकार से महिलाओं के लिए क्या कितना रहेगा, महिलाओं का कितनी भागीदारी रहेगी? अब साहब, कांग्रेस तो इतना भूलती ही, राजस्थान में आज तक किसी महिला को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। हमारे तो वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह ली। इसलिए महिलाओं की बात करते समय राजस्थान वाले जरा ये अच्छी तरह समझ ले कि महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। जहां सक्षम जीतने के लायक महिला होगी उसको जरूर टिकट दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आज की स्थिति में, हम तो आज भी क्या, राजस्थान पहला प्रांत है जिसने यहाँ पंचायत राज के अंदर 33% से ज्यादा रिजर्वेशन किया था महिलाओं के लिए। नगर पालिकाओं के अंदर हमने रिजर्वेशन किया था। ये राजस्थान तो पहला प्रांत है जो इसमें अग्रणी पंक्ति में आकर के खड़ा हुआ था। जी ओंकार जी, लेकिन एक सवाल आपसे यह है कि बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2 बार यहाँ पे शासन किया, लेकिन अगर हम उनको एक बार हटा के देखें तो भाजपा में आज राजस्थान में महिला के नाम पे उनके अलावा और कौन बड़ा चेहरा है? ओहो, आप ये बात कर रहे हो साहब, जरा आइए राजस्थान मेरे साथ घूमिएगा। अगर आप राजसमंद में जाओगे तो किरण महेश्वरी वहाँ की विधायक है, पहले सांसद रह चुकी है। थोड़ा आगे आ जाओ तो अनीता बघेल वहाँ की विधायक है, पहले मंत्री रही है। थोड़ा मैं आपको सोजत में ले चलता हूँ तो सोजत के अंदर हमारी चौहान बहन है, वो वहां पर जीत करके एमएलए बन करके आ गई है। चलो गंगानगर के हिस्से में चलते हैं, वहां पर हमारी संतोष बावरी है, वो वहां से विधायक बन करके आ गई है। तो साहब ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं आपसे बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त मात्रा में महिला नेता है। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता मनीष से हम ये जानना चाहेंगे। मनीष, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार जो टिकटों की दावेदारी होगी वो किन किन क्षेत्रों से और किन किन जातियों से की जा सकती है राजस्थान में? देखिए उमंग, बताना चाहूंगा कि लोकसभा में जो टिकट वितरण होगा उसमें कई सारे फैक्टर्स ध्यान रखे जाएंगे। जिताऊ उम्मीदवार भी देखे जाएंगे, उनकी वहां पर स्वीकार्यता देखी जाएगी, उस क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में उनकी कितनी स्वीकार्यता है, पार्टी के लिए वो कितना कुछ कर सकते हैं और किस तरह से पार्टी को जिता सकते हैं। हम सबसे पहले बात करें टिकट वितरण में तो जिताऊ चेहरा होगा वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिस तरह से भी लखावत साहब ने बताया। वहीं पर कुछ भारतीय जनता पार्टी जो है राज परिवार के पूर्व सदस्यों को भी यहाँ पर मैदान में उतार सकती है, क्योंकि राज परिवार के सदस्यों की पूरी तरह से एक स्वीकार्यता है। उनको आज भी बड़ी ही इज्जत के साथ में हर समाज उनको स्वीकार करता है। जिस तरीके से हम बात करें पूर्व विधायक दिया कुमारी की, तो वो भी कहीं ना कहीं पर उनको टिकट के चांसेस लगते हैं, वो टिकट लेने में जुटी हुई है और लगभग उनका टिकट भी फाइनल रहेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज परिवार सदस्यों को, सेलिब्रिटीज पर भी खासा एक तौर पे ध्यान दिया जाता है हर पार्टी की ओर से। आपको मैं बता दूं, जब बीकानेर से पहले धर्मेंद्र को, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया था, और इससे पहले भी कई दफा विनोद खन्ना को टिकट दिया जा चुका था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सेलिब्रिटी का भी ख्याल रखा जाएगा कि जितनी ज्यादा सेलिब्रिटी होगी, जितनी बड़ी सेलिब्रिटी होगी, वो कितना वोटों में तब्दील कर सकती हैं। हर चीज को, एक फैक्टर को ध्यान में यहाँ पर रखा जाएगा। और इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एक बैठक हुई थी तो उसमें यह भी निर्णय लिया गया था,
पार्टी के जो बुजुर्ग नेता हैं उनको हाशिए पे नहीं रखा जाएगा। जिस तरीके से पहले मीडिया में भी कई खबरें आती थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को अब पूरी तरह से एक मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया गया है, उनको हाशिए पे धकेला जा रहा है, तो एक तरीके से जो बुजुर्ग नेता हैं जिनको खासा एक अनुभव है, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से तरजीह देगी। उमंग जी बिल्कुल मनीष, अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो टिकट जो बटेंगे उनके साथ साथ भाजपा में युवा जोश तो रहेगा ही और साथ ही बुजुर्ग एक्सपीरियंस भी खासा ध्यान में रखा जाएगा। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आज के तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में जो टिकटों की दावेदारी है, कहने को कोई भी नेता कुछ भी कहे, लेकिन जातियां हमेशा से हावी रही हैं लोकतंत्र पे। तो अब किस जाति का कितना वर्चस्व रहेगा लोकतंत्र की इस महा अभियान में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।